प्रगति के साथ बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव के किसानों की और उनकी बेहतरी की। इसीलिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी, पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां और साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसानों से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। गाँव किसान में सबसे पहले बात खेती किसानी की। हमारी सरकार का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो और वो आर्थिक रूप से और मजबूत हों, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे किसानों की लागत कम होगी और मुनाफा अधिक होगा, यानी लागत कम और उत्पादन अधिक। कैसे ये संभव हो सकता है, इसके लिए कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है, आइए जानते हैं। देश के विकास में कृषि का अहम योगदान है। आर्थिक रूप से और मजबूत होने के लिए कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना बेहद जरूरी है। इसीलिए सरकार किसानों को हर क्षेत्र में सब्सिडी और हर संभव सहयोग कर रही है, जिससे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसीलिए सरकार उर्वरक के उत्पादन और उपलब्धता पर जोर दे रही है। इसी संबंध में जब ICAR के महानिदेशक जी से बात की गई तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में आय की दुगुना क्या 3 गुनी 4 गुनी भी हो रहा है और काफ़ी प्रयासें हैं। आप जानते हैं कि अभी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार के तरफ से 1 लाख करोड़ का जारी किया गया है और इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फिशरी एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के लिए भी प्रावधान अलग से किया गया है। सो ये सारे जो है इस क्षेत्र में जो कमियां था उसका भरपाई करेगा। कैसे? किसान का आमदनी दुगुनी करने के लिए आवश्यक है प्रसंस्करण करना, भंडारण करना, ट्रांसपोर्ट पर्याप्त हो और कृषि उत्पाद को सही बाज़ार मिले। जब तक वो नहीं होगा, आप कितना भी उत्पादन बढ़ाओ, उससे किसान का आमदनी दुगुनी नहीं हो पाएगा। तो ये इसी दिशा में एक ज़बरदस्त कदम है भारत सरकार के और उससे डिटेल्स आपके पास होगा और नहीं तो हम आपको दे सकते हैं और आज समय नहीं है कि उसके बारे में डिटेल चर्चा किया जाए, बट ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि लागत जितना है उसको कम किया जाए ताकि इसमें किसान को फ़ायदा हो। लागत उदाहरण में दूंगा कि आपका जितना पैसा आपके यांत्रिकीकरण, यंत्र यूज करने में, इम्प्लीमेंट यूज करने में, मशीन यूज करने में लगता है, अगर आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ओर जाएंगे तो आपके मशीनें यूज कम हो जाएगा, पेट्रोल डीजल ही खर्चा कम होंगे, उत्पादन में कोई कमी नहीं होगा, लागत कम होगा। इसी तरह का आपके जो फर्टिलाइज़र यूज हो रही है जो लागत है, पेस्टिसाइड यूज हो रही है जो लागत है, उसका अगर जो आवश्यकता के हिसाब से करेंगे, जितना आवश्यक है उतना ही व्यवहार करेंगे, समय पर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका लागत कम होगा और उससे लाभ ज़्यादा मिलेगा। हमारी कृषि में उर्वरक का एक अहम मुद्दा है। उसकी उपयोगिता, उत्पादन और उपलब्धता पर महापात्रा जी ने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। तीसरी बात मैं जोर देना चाहूँगा जो भारत सरकार कर रहा है वो है विविधीकरण। कृषि हम धान, गेहूँ इसी का खेती करते आए हैं ज़्यादातर,
और एक एक फसल करते हैं कई इलाका में, क्योंकि बारिश के ऊपर हम निर्भर करते हैं। वर्षा आधारित होने के नाते हमारा ज़्यादा फसल नहीं हो पाता, लेकिन विविधीकरण करें, जहां पानी कम आवश्यक हो ऐसे फसलें चुनें, और इसके ऊपर प्रचार प्रसार काफ़ी हो रहा है। और बागवानी फसलें करें, स्मॉल रूमिनेंट एग्रीकल्चर जैसे गोटरी हुआ, शीप का प्रमोशन हुआ, और जहाँ जहाँ पानी का प्रबलता है मछली का खेती हुआ, तो ये सारे को जोड़ते हुए हम देखे हैं, हम अभी 75,000 किसानों का जो डॉक्यूमेंटेशन किए हैं, जिनका आमदनी दुगुनी, तिनगुनी, चारगुनी भी हो गया है। तो ये उदाहरण है कि ये किया जा सकता है, और सारे किसान का हो पाएगा 2022 तक वो अलग बात है, हमें समय लग सकता है, लेकिन ये उदाहरण बताता है कि ये संभव है। हाईटेक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसको करते हुए किसान का आमदनी अगर प्रति हेक्टर जिनका 50,000 60,000 था, अब 5 लाख हो चुका है, 6 लाख हो चुका है। तो ये जो उदाहरण है हमारे सामने कि उसी दिशा में हमें और तेज़ी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अवेयरनेस क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, और जो जो कमियां हैं, अनबैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र जैसे आज चर्चा हो रहा था, और उसी तरह का ज़्यादा से ज़्यादा कम पानी से ज़्यादा फसल कैसे उगा पाएंगे, पानी का बचाव करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे और सूक्ष्म सिंचाई करेंगे, उसका कैसे उसको बढ़ावा देंगे। तो इस सारे बहुत पहलू है, और मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, प्रिसिशन एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी पहलू है, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो हमारे दुगुनी, तिनगुनी, चारगुनी हमारा किसान का आय हो जाएगा आगे जाकर। इस तरह से देखा जाए तो आने वाले समय में खेती में आने वाली लागत में तो कमी होगी ही, साथ ही उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकेगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी होने के सपने को सच किया जा सकेगा। तो अभी आपने जाना कि कैसे हमारे किसान उचित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल कर अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं और उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं हमारा पशुधन पर। पशुपालन को अगर लाभकारी बनाना है तो ऐसे में पशु के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर पशु स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे भेड़ पालन के बारे में। जी हाँ, भेड़ में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इसका किस तरीके से हमारे पशुपालक उपचार करें। भेड़ों में टीकाकरण क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं।
भेड़ बहुत सीधा सा पशु है जो कम संसाधन में भी जी लेता है और पशुपालक को बेहतर मुनाफा भी देता है। पहाड़ी इलाकों में तो इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है। 20वीं पशुगणना के अनुसार हमारे देश में भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है, जबकि 2012 की पशुगणना की रिपोर्ट के हिसाब से 2007 से 2012 के दौरान भेड़ों की संख्या में 9% की कमी हो गई थी। इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ भेड़ों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है, बल्कि इनसे सीमित समय में बेहतर मुनाफा भी लिया जा सकता है। वैसे तो ये समय भेड़ों की ऊन निकालने का सही समय होता है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे बाह्य परजीवी से बचाव के लिए ऊन को कीटाणुनाशक दवा के घोल में डुबोए। ऊन की कटाई के दौरान पशुपालक भेड़ों की छटाई भी कर सकते हैं। उम्दा और स्वस्थ भेड़ों को बाकी भेड़ों से अलग रखा जा सकता है। इसके अलावा इस मौसम में भेड़ें बच्चे देती है। छोटे बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। रोगों से बचाने के लिए मेमनों का समय पर टीकाकरण कराएं। साथ ही मौसम के हिसाब से खान पान पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि इस समय मक्का फसल की कटाई होने से भेड़ों को पर्याप्त पोषण से भरा आहार आसानी से दिया जा सकता है। वहीं सर्दियां शुरू हो गई है, ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि पशु का खास ख्याल रखें। इस पर क्या है विशेषज्ञ की राय, आइए जानते हैं। बिल्कुल, भेड़ भी उसी तरह से जैसे अन्य पशुओं को रोग होता है, वैसे ही भेड़ों में एक एंटीरोटॉक्सीमिया करके एक रोग होता है। ये एंटीरोटॉक्सीमिया की एक अच्छी बात यह है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। इस रोग से भेड़ों में बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है, तो भेड़ों का आप ध्यान रखिए कि एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन आपने लगवाई है कि नहीं लगवाई है, वो जरूर लगवानी चाहिए। साथ ही साथ जहाँ भेड़ जो है, क्योंकि भेड़ ज़मीन से बहुत नज़दीक से चरती है, आपने देखा है उसको, तो बहुत सारे उसके पेटे कीड़े भी हो जाते हैं। भेड़ में बहुत सारे पेटे कीड़े होते हैं, खासकर एक हेमोंकस नाम का कीड़ा होता है, वो जो भेड़ है उसके खून को चूसता है वो। तो इसलिए आपको उसको भेड़ को हमेशा जो है 3 या 4 महीने के बाद जो है पेटे कीड़ों की दवा जरूर पिलाते रहें। जी। साथ ही पशुपालक इन बातों का ध्यान रखे। पशु आवास को ऊपर से ढके ताकि ठंड का ज्यादा असर ना हो। भेड़ों के बैठने के स्थान पर बोरे या पुआल बिछाए। आवास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस मौसम में आहार में सूखा चारा और दाना शामिल करें। गाभिन भेड़ के आहार में अतिरिक्त दाना शामिल करें। दूध देने वाली भेड़ को प्रतिदिन 250 ग्राम दाना अतिरिक्त दें। पशु के आहार में खनिज लवण की मात्रा सुनिश्चित करें। सर्दियों में भेड़ों को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण कराएं। पशु को पेट के कीड़े की दवा समय पर खिलाएं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ पशु को बीमारियों से बचाया जा सकता है, बल्कि इनसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो अभी आपने विस्तार से जाना भेड़ों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कैसे इसका इलाज किया जाए। इसी के साथ ही बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए।
इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाएगा, बने रहे गांव किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं कामयाब किसान पर। अगर हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पर्यावरण के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और इस जिम्मेदारी को समझा एक युवा उद्यमी ने। आइए जानते हैं उनके इस कदम के बारे में, कैसे पर्यावरण संरक्षण में उनकी ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध और ताजी हवा अब हमारी पहली जरूरत बन गई है। लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये अहम है कि हम किस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन बढ़ता प्रदूषण हमारी रोज की समस्या को और बढ़ाता जा रहा है, जिसका सीधा असर हम पर और हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा। साथ ही आए दिन दमा और सांस बढ़ने जैसे केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में तकनीक का सहारा लेकर फिलहाल इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। मौजूदा हालात को देखते हुए इस बारे में सोचा और बना दिया छोटा एयर प्यूरिफायर। युवाओं के लिए सर मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं सकती है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है नए यंग एंटरप्रेन्योर्स को। जैसे कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग, बट स्टार्टअप इंडिया की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ताकि मैं यहाँ पर अपना प्रोडक्ट शोकेस कर सकूँ। तो ये मशीन जो है आपके एरिया में अगर रखी जाएगी तो एक ऑल इन ऑल एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सोल्यूशन का काम करेगी, जिसकी वजह से लोग इसके आसपास कम बीमार पड़ेंगे, और जो बीमार लोग हैं वो जल्दी ठीक हो पाएंगे, क्योंकि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर कर लेता है। सर ये 800 स्क्वायर फीट के एरिया को कैप्चर कर लेता है। ये NABL सर्टिफाइड प्रोडक्ट है सर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे वेरीफाई करा हुआ है। और सर इसका रेट 25,000 रुपये है, और इस सीज़न के लिए दिल्ली के लोगों के लिए स्पेशली हमने इस पर 10,000 रुपये का डिस्काउंट रखा हुआ है। तो ये 15,000 रुपये की मशीन। सर इसका पूरा मेकिंग होता है हमारा, तो एक दिन में हम इसको सर 25 से 30 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, और करंटली हम दिल्ली के लीडिंग हॉस्पिटल्स में इसे सप्लाई कर रहे हैं, और हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स की टेस्टिमनी भी है। तो इंडिया जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, और इस चीज़ का सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई भी बैरियर बड़ा बैरियर नहीं होता है, मैं बस यही कहना चाहूँगा। और अपनी पूरी कोशिश से अगर हम लगन से काम करते हैं तो सरकार भी हमारा पूरा साथ दे रही है इसमें। क्या खास है इस एयर प्यूरिफायर में? 99.97% हवा को साफ करने में सक्षम, शुद्ध हवा के साथ ही वायरस से भी छुटकारा देता है। ये 360 डिग्री क्षेत्रफल को कवर करता है। करीब 800 वर्ग फीट के क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। ये छोटा प्यूरिफायर एक तरह से बड़ा कारगर साबित हो सकता है। हालांकि प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर सरकार ठोस कदम उठा रही है, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक अच्छी पहल हो सकती है। तो ये थी हमारे आज के युवा उद्यमी की कहानी। आशा करते हैं कि उनकी इस पहल से आप भी जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और हमारे इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।